सब बच्चों अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से हमारा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि हम फिर आज थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। हम लोग चैप्टर नंबर 4 सीख रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का आज है लेक्चर नंबर 3। बायो तथा सेवर्ट का नियम सीख रहे हैं और सबसे जरूरी चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस संडे आपका शाम में होने वाला है महामैराथन क्लास, वन शॉट क्लास, जिसके लिए हम संडे के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके साथ प्यारे बच्चों शाम 7 बजे आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं चैप्टर 2 का पूरा वन शॉट लेक्चर, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थोड़े लेकर के आएंगे और साथ ही साथ कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार पूछता है एग्जाम में। ओवरऑल हम लोग वन शॉट लेक्चर में हर प्रकार के प्रश्नों को रखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। और इस यात्रा में जो हमने शुरुआत की थी 13 फरवरी 2025 को, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब मैंने आप सभी के बीच में पहली क्लास इंटरमीडिएट की ली थी, और वो पूरा प्रयास आपने हमेशा दिखाया है। और बच्चों इस वन शॉट लेक्चर में भी आप सभी का भरसक पूरा भरपूर प्यार मिलेगा। उम्मीद है बिहार के तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़ करके उस रात पढ़ाई करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों संडे को वन शॉट लेक्चर में। लेकिन अभी की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बायो तथा सेवर्ट का नियम तो सर कल भी आपने बताया था, और बायो तथा सेवर्ट ने क्या बताया है बच्चों? पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि बायो तथा सेवर्ट सर ने किसी गतिमान आवेश, हो आवेश तो गतिमान होता ही है दोस्त, लेकिन धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया था बायो तथा सेवर्ट सर ने। और उसी की सहायता से प्यारे बच्चों फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की हथेली का नियम, आओ इधर आओ, दाएं हाथ की हथेली का नियम भी सीखे थे। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो मैंने बताई थी। अभी मैं रिवीजन में बात करता हूं। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे मेरे भाई बहनों का जो मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है, मुझे जोश से भर देते हैं प्रत्येक दिन एक जोश भरी क्लास लेने के लिए, क्योंकि मैं फिजिक्स को सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं मानता बल्कि अपना पैशन मानता हूं कि भाई आप सभी के बीच में ऐसी एनर्जेटिक क्लास लेनी है कि मेरे बच्चे भी फिजिक्स को सिर्फ ये समझ के ना आए कि हम 12th बोर्ड एग्जाम देने के लिए हम आनंद सर से इस तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन लड़ जाए। अरे वो तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मजा लेना है जर्नी का, जो यात्रा का मजा लेना है, वो अलग रहना चाहिए, वो अनोखा होना चाहिए, वो खूबसूरत होना चाहिए। प्रत्येक दिन को ऐसा बना लो अपना कि लोग कहें कि वास्तव में यात्रा हो तो ऐसी है ना। तो बच्चों जर्नी खूबसूरत रहनी चाहिए। हमें बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है बच्चों, वाकई में बहुत सारे बच्चे, मुझे 2025 के भी कमेंट्स उन प्यारे प्यारे बच्चों को याद आते हैं जो बोर्ड परीक्षा में हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई किए थे। वही हाल आप लोगों का है। दिन प्रतिदिन इतना लगाव होता जा रहा है कि क्या ही पूछना। तो प्यारे बच्चों क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस बेहतरीन से क्लास में। कुछ बच्चे डाउट में पूछे थे, मैंने एक चीज हाँ पहले भी बोल रखा है बच्चों, हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या रिवीजन? और रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं एक चीज हमेशा याद रखना, अपनी फिजिक्स क्या रहती है? अपनी फिजिक्स क्या रहती है? डाउटलेस होती है। अपनी फिजिक्स डाउटलेस होती है। आप लोगों के डाउट एक तो क्या है कि सर नोट्स से अपना, हम घर में जो नोट्स बना रहे हैं अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स से बनाएं कि पैनल पीडीएफ से बनाएं? तो मेरा जवाब है आप जो नोट्स बनाओगे बच्चा पार्टी, आप जो नोट बनाओगे, अपना नोट्स बनाओगे, वो पैनल पीडीएफ से बनाओगे। किससे बनाओगे? पैनल पीडीएफ से बनाओगे। ठीक है, पैनल पीडीएफ से बनाओगे, याद रखोगे। पैनल पीडीएफ से बच्चों आपको अपना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों नोट्स सबसे लास्ट में अपलोड होता है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो उसको लिखना छापना एक अलग तरीका होगा, वो आप सिर्फ छापोगे। जबकि पैनल पीडीएफ से रेगुलर आप हेडिंग टू हेडिंग सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, कल हमने बच्चों बायो सेवर्ट का नियम सीखा था, तो जिसके आधार पर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो किस प्रकार पूछा जाएगा वो जानकारी होना जरूरी है। प्रश्न ये पूछता है धारावाही चालक के निकट, प्रश्न की परिभाषा मतलब प्रश्न किस प्रकार पूछता है वो मैं लिख रहा हूं। धारावाही चालक के निकट, धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक मतलब होता है बच्चों सूत्र, व्यंजक का अर्थ होता है सूत्र। व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये बच्चों बायो सेवर्ट नियम का ही एक लिखने का तरीका हो गया। या बच्चों प्रश्न पूछने का तरीका सीधे सीधे ये हो सकता है कि बायो तथा सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो तथा सेवर्ट का नियम लिखिए, नियम लिखिए। ये बच्चों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। और ये प्रश्न जो पूछा जाएगा उसका अंक जो होगा टोटल 2 अंक का प्रश्न होगा। और आप लोग, मुझे उम्मीद है ये 2 अंक अपनी झोली में जरूर डाल लोगे, क्योंकि बच्चों मैंने सिखा दिया था, कल की बहुत अच्छी सी क्लास गई थी बच्चों। मैंने एक चीज सिखाया था कि ये अनंत लंबाई का चालक है। सर अनंत लंबाई का चालक है, ये देखो ये कैसा है बच्चों? अनंत लंबाई का चालक है।
ये अनंत लंबाई का चालक है जिसके निकट बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। क्या बतानी है भाई? भाई मेरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। एसी मुझे बहुत ठंडी लग रही है भाई लोग, बबुआ लोग, मुझे ठंडी लग रही है ना, मुझे ठंडी लग रही है, इसलिए हम एसी को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहते हैं, है ना। अच्छा, तो बच्चों यहां पर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ये धारावाही चालक है। इसमें एक छोटू सा खंड काट लेंगे क्योंकि बच्चों अनंत लंबाई के कारण किसी जगह पर क्या लंबाई है हमें नहीं पता चल पाएगा। बायोसेवर्ट सर ने रिसर्च की थी, उसमें बताया कि लंबाई का महत्व है, कितनी लंबाई के कारण हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं। ये कोई बिंदु मान लो पी है और इसकी डिस्टेंस बच्चों जो है, इसकी डिस्टेंस जो है यहां से आर है। इसकी डिस्टेंस क्या है? इस सूक्ष्म खंड से, इस सूक्ष्म खंड से कितनी है? आर है। बच्चों ये जो सूक्ष्म खंड है इसकी लंबाई डीएल है, यहां पर कोण बन रहा है थीटा। तो बायो तथा सेवर्ट सर कहते हैं, बायो तथा सेवर्ट सर ये कहते हैं कि इसके द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, बच्चों ये सूक्ष्म खंड की लंबाई है। अरे अनंत लंबाई पूरी लंबाई कहे जाएगी, सूक्ष्म खंड की लंबाई मतलब छोटी लंबाई, डीएल। डीएल तो लंबाई एल लेंथ के लिए यूज किया जाता है। सर नोट से याद करें कि पीडीएफ से? याद करने वाला काम तो रेगुलर लेक्चर में हो रहा है बच्चों, फिर नोट्स बाद में रिवीजन के लिए नोट्स से याद करोगे ना। नोट्स भेजा किस लिए गया है? रिवीजन के लिए, याद रखने के लिए। कोई भी टॉपिक देखो, पलट के देख लो, है ना, पलट के देख लो। जो आप लोगों के पास नोट्स पहुंचता है, आज हम नोट्स लेके आए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ये आगे रखा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये मेरा हैंड रिटेन नोट्स है बाबू, मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, स्वयं से लिखा हुआ, अथक प्रयासों से मैंने लिखा है। ये देख सकते हो, ये अथक प्रयासों से मैंने हैंड रिटेन नोट्स लिखा है और पूरी पूरी एक एक चीज लिखी हुई है, प्लेन पेपर में बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्लेन पेपर में लिखा हुआ है, एक एक चीज फिगर सहित। और जो आपके पास बच्चों नोट्स भेजा जाता है उसमें जो फिगर बने हुए हैं, ठीक है, उसमें जो फिगर बने हुए हैं वो इसी के सीधे कट पेस्ट कॉपी कर दिए गए हैं वहां पर, क्योंकि भाई मैंने अपनी लैंग्वेज लिखवाई है, माना है ये लंबाई वो लंबाई, बैठ करके टाइप करवाया, बहुत समय दिया है, ऐसा नहीं है। नोट्स जो जाता है आपके पीछे, उसके पीछे समय होता है, और वो जिसमें कि मैं रीचेक पूरा करता रहता हूं कि ये डीएल हाँ लंबाई इतना लिखे। तो लैंग्वेज बच्चों इसी की पूरी लंबाई होती है, इसी की पूरी लैंग्वेज होती है। और वो नोट्स की जो लैंग्वेज है उसमें तो चित्र भी नोट्स का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर किताब का मैं वहां पर पेस्ट करवा दूंगा बना बनाया तो वो गलत हो जाएगा, या गूगल से डाउनलोड करके हो जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए जो भी चित्र हैं वो मेरे हैंड रिटेन होते हैं, या तो वो प्रिंट करने वाले जो टाइप करने वाले हैं वो बनाते भी हैं। तो बच्चों ये चीज का गौर करना कि आपकी पढ़ाई के पीछे, अब ये बताने का उद्देश्य मेरा ये भी नहीं है, ये तो सभी लोग करते हैं, बट मेरा अपना तरीका है कि हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपने आधार के, अपनी भाषा के रूप में मुझे लिखना पसंद है। मैंने कभी भी किसी भी चीज को लिखा है तो अपनी भाषा में उसे ढालने का प्रयास किया है। किताबी भाषा का कॉन्सेप्ट जरूर पकड़ना है, उसमें भी लैंग्वेज लिखी होती वही तरह की, लेकिन मैं चाहता हूं उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में सरल करके लिख सकूं। इसलिए मैं यहां पर आपके सामने जब होता हूं तो मेरा अट्रैक्शन, मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर। मेरा अपने नोट्स पे ध्यान होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट्स को बना चुका हूं, ऑलरेडी मेरे पास सारी चीजें कवर्ड हैं, बस मेरे दिमाग में वो चीजें फीड रहे हैं कि अब अगला स्टेप क्या लेना है। तो वो लेक्चर मेरा बच्चों धारा प्रवाह आपके लिए चलता रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको भी ऐसी ही रीडिंग करनी है। जब आप लेक्चर देख रहे हो कॉन्सेंट्रेट होकर के, तो जब एक बार रिवाइज करोगे, नोट्स जब जाएगा आपका, तो आप रफ कॉपी में जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना नोट्स से रिवीजन करने के लिए, तो वो ऐसे ही करना है, माना फलाना धमाका जो लिखना है वो अपनी याददाश्त से लिखना है। तो डेरिवेशन भी बच्चों कंप्लीट होते हैं, न्यूमेरिकल भी लगाना प्रैक्टिस से ही आता है, कोई चीज बहुत कठिन नहीं है, यहाँ पर सब दुनिया में आसानी है। कहां सर लेके चले गए, है ना, इतना लेके चले गए। चलो हम बताते हैं, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, कोई कॉल आ रहा है, एक सेकंड, कट गया, वैसे थोड़ा सा डॉक्टर्स जी का कॉल था, ब्लड डोनेट किए थे बच्चों, तो उसकी वजह से। विनोद सर, आपके कुछ बच्चे आर्ट्स के होंगे अगर भाई बहन, तो विनोद सर के पिताजी की हार्ट की सर्जरी थी, ठीक है। उनके पिताजी के बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, डाउट में भी मैंने एक दो बच्चों को देखा। तो विनोद सर के पिताजी की हार्ट की सर्जरी होनी थी, जिसके लिए उन्हें 8 यूनिट ब्लड चाहिए था, 8 यूनिट ब्लड चाहिए था। और 1 यूनिट ब्लड जो होता है बच्चों वो होता है 450 ml का। 1 यूनिट जो होता है वो 450 ml, मतलब लगभग आधा लीटर का होता है। तो 8 यूनिट ब्लड चाहिए था इमरजेंसी में, तो हमने भाई चेक करवाया, हम देने लायक थे, सक्षम थे, डॉक्टर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो भाई 1 यूनिट हमारी तरफ से हो गया। तो ऐसे ही सौरभ सर दिए, और भी सर के, उनके विनोद सर के पास गए थे, विनोद सर स्वयं थे और उनके घर के लोग थे, तो 8 यूनिट ब्लड हो गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये सब चीज़ से कोई नहीं। मेरी क्लास बस अच्छे से चलती रहे, एनर्जी वही रहनी चाहिए, ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी वही रहनी चाहिए। तो परसों हुई थी, परसों भी मैंने जम के क्लास ली थी, तो वो आप सभी के प्यार और दुआ से होता है। बच्चों मैं यहां पर बता रहा था आपको कहां से कहां मेरी बातें चलती चली गई, बस नोट्स पर मैं गया इस चीज को समझाते समझाते कि नोट्स आप लोग भी जो बनाओगे वो खुद से बनाओगे, ठीक है। नोट्स जो खुद से बनाओगे वही
जरूरी है। तो बच्चों यहां पर छोटी सी लंबाई के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो छोटी सी लंबाई dl है, तो dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी छोटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहां डी क्यों, तो मैंने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है बच्चों, ये होता है डिफरेंशियल अवकलनीय। इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल मतलब सेपरेट पार्ट, एक छोटा सा पार्ट अलग किया हुआ। तो डिफरेंशियल मतलब अवकलनीय पद माना जाता है, अवकलनीय पद अर्थात इसका अवकलन किया जा सकता है, इसका समाकलन किया जाता है, तो इसका एक छोटा सा भाग है, डिफरेंशियल पार्ट है, तो इसलिए डी लगा होता है। डिफरेंशियल के मतलब जो स्पेलिंग शुरू होती है डिफरेंशियल, RENTIAL, ये है बच्चों डिफरेंशियल, तो ये जो डी से शुरू है इसीलिए डी लग जाता है। तो इसे कहा जाता है पूरे संपूर्ण भाग का एक छोटा सा पार्ट, जिसे हम डिफरेंशियल पार्ट बोलते हैं। DV इज इक्वल टू बच्चों इस छोटे से भाग के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम लोगों ने कल ज्ञात करके बताया था, म्यू नॉट अपान में 4 पाई IDL sin थीटा अपान में R स्क्वायर। ये बताओ चीजें बच्चों समझ में आ गई थी? ये सूत्र पूरा समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर? ये सूत्र पूरा समझ में आ गया था। मैंने कहा था चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? टेस्ला। ये कैसा मात्रक होगा? SI मात्रक होगा। कैसा मात्रक होगा? SI मात्रक होगा। एक चीज और याद रखेंगे कि बच्चों एक टेस्ला ये SI मात्रक है। एक टेस्ला बराबर, मेरे प्यारे छापो सुल्तानों, एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात 4 गॉस। ये गॉस कैसा मात्रक है बाबू? ये CGS मात्रक है। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, इसलिए मेरे दोस्त इसे याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार कि एक टेस्ला बराबर कितने गॉस होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस होते हैं। यहां पर बाबू अगर म्यू नॉट की हम वैल्यू बोले कि म्यू नॉट क्या होता है, तो म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7, और ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, परमिबिलिटी बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। कल इसकी विमा मात्रक सब कुछ बता दिया गया था। कल इसका विमा मात्रक सब कुछ आपको बता दिया गया था मेरे दोस्त। मुझे लगता है आपको ये चीज याद भी होगी। ठीक है? टेस्ला हटा के तसला लिख दीजिए। ठीक है सर। आयुष सर कौन थे वो? आयुष सर आपके CUET में पढ़ाते हैं, और CUET में अभी क्लासेस तो चल नहीं रही, तो CUET में पढ़ाते हैं और साथ ही वो बैकएंड में भी वर्क करते रहते हैं। और दूसरी चीज वो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड या इंग्लिश मीडियम जो आप लोगों का शुरू होगा उसके लिए है वो। तो अभी जब स्टार्ट होगा तो वो पढ़ाएंगे, वो हैं यहीं स्टूडियो में ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो अब बच्चों देखिए, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करेंगे, और बहुत सारी ढेर सारी हमें बात करनी थी। आप सभी को समझाना क्या था? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बात हो गई थी, म्यू नॉट की वैल्यू, मात्रक, विमा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बहुत सारे बच्चों को यहीं पर समझा देते हैं। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बताओगे? धारा की दिशा में अंगूठे को रखोगे, कुछ नहीं मिलेगा। धारा की दिशा में क्या रखोगे? अंगूठे को रखोगे, और फिर ये उंगलियां बच्चों उस दिशा में रखोगे जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहां पर उंगलियों को रखिए। अब उंगलियां आपकी किस ओर घूम सकती है? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर ये उंगलियां तोड़ करके डिजिटल बोर्ड को तो नहीं घुस जाएंगी, लेकिन हम इसको एक प्रतीक चिन्ह से दर्शा सकते हैं कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भीतर की ओर है। इस प्रकार क्रॉस चिन्ह से दर्शाया जाता है। हमेशा याद रखेंगे कैसे दर्शाया जाता है? क्रॉस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है? क्रॉस चिन्ह से दर्शाया जाता है। अब बच्चों आज आगे जो मैं बात करने वाला हूं आप सभी के बीच, दोस्ती के संबंध के बारे में बात करने वाला हूं। क्या आपने सही सुना मेरी बात को? दोस्ती का संबंध, एक ऐसा संबंध, एक अनोखा संबंध जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा न देखा होगा। तो आइए मेरे दोस्त, मेरे छापो सुल्तानों, मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे गुड्डा गुड़िया, आप लोग क्या देखोगे आज? देखोगे बच्चा पार्टी, आप लोग किस चीज को क्या बोल रहे थे? दोस्ती का संबंध, है ना? तो बच्चों एक इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है और 2 अंक का प्रश्न भी बनता है। सर दोस्ती का संबंध क्या है? वो है बच्चों म्यू नॉट, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। तो निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध, विद्युतशीलता में संबंध, जिसे बच्चों मैंने नाम दिया आप सभी को याद रखने के लिए, क्या हमने ये विद्युतशीलता ब्रैकेट बंद कर देंगे में संबंध, मतलब म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में टोटल संबंध आपको बताना है। अरे भैया तुम नहीं समझोगे, हम लिख देते हैं ऊपर, ई है दोस्ती का संबंध, यारी, इन दोनों की यारी का संबंध है, दोस्ती का संबंध। अच्छा ये वर्ड क्यों सर यूज कर रहे हो? इसलिए यूज कर रहे हैं बच्चों ताकि आपको एक अलग तरीके से चैप्टर 4 का ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि सर ने एक बात की थी हम दोस्तों के लिए, जिसे दोस्ती का संबंध। और जब 2 दोस्त मिलते हैं बच्चों तो क्या मिलता है? कुछ ना कुछ कांड होता है। बोलो सही है कि नहीं? जब 2 दोस्त मिलते हैं, एक आदमी ये है, एक इंसान ये है, ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ कांड ही करेंगे, दोस्तों का काम ही होता है। सही बैठते ही नहीं है, हमेशा ये कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकत ही सोचेंगे, देखेंगे, समझेंगे।
है ना। आप कमेंट नहीं पढ़ते बाबू, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, हम नाम लेकर के नहीं पढ़ते हैं, बस ये चीज है। हाँ, हम नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरना है, सुधरने के लिए बोल भी नहीं रहे हम, बिल्कुल नहीं सुधरो, रहो एकदम खतरनाक। इलाके में जाने जाओ कि उनका लड़का बहुत खतरनाक है लेकिन पढ़ने में भी उतने अच्छे नहीं। खतरनाक का मतलब ये नहीं कि गलत हरकतें हो, तेज हो, किसी से बात कहनी हो तो अपनी बात कह सको, रख सको, जान सको, कोई काम के लिए हाँ हम है ना, कोई सामाजिक कार्य सेवा के लिए हम है ना, उस सब कामों में तेज होना चाहिए। दोस्ती का संबंध बच्चों म्यू नॉट, तो इसको इंग्लिश में भी लिखा जाए क्या दोस्त? ये दोस्त बताइए, आज दोस्ती का संबंध तो आज दोस्त ही शब्द निकलेगा, बताइए दोस्त, मेरे दोस्त लोग, आप लोग बताइए, इसको इंग्लिश में भी लिखा जाए हाँ, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट, जिसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम ब्रैकेट में हो गया, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये हो गया। चलो ये हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में लगा लोगे, ठीक है, ये मेन हेडिंग है बच्चों। ये हेडिंग से आपके 2 अंक के प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये प्रश्न दोनों में पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्या जानते हैं, बस जैसे ही ये आए ना कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताइए, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, ऐसा कुछ भी आएगा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में या 2 अंक में आपके सब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आए, फिर क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं बच्चों। आप लोगों को पता है सबसे पहले से आप लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। हम जानते हैं भाइयों बहनों, हमने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, बताइए कितना होता है, नहीं पता सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात में 9 होता है, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, इसमें एप्सिलॉन नॉट आया ना। इसी प्रकार बच्चों अगर हम म्यू नॉट अपान में 4 पाई की वैल्यू की बात करें, अच्छा यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लो, यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लीजिए, यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको समीकरण 1 ना मानो, इसको समीकरण 1 कतई ना मानिए, ये एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दीजिए और उसको सबको इधर ले आइए, तो ये मिलेगा 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 की घात में 9। अरे भाई देखो फिर से ये एप्सिलॉन नॉट उधर गया, ई इसके बटे में आया तो 4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की घात 9 होगा, और एप्सिलॉन नॉट उधर गया, ई रहा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और क्या जानते हो, और ये जानते हैं कि म्यू नॉट बान में 4 पाई इज इक्वल टू, या सीधे सीधे लिख दे, अरे भाई आप ये भी तो जानते हो म्यू नॉट बराबर होता है, अभी तो सीखे हो, 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7, बोलो जानते हो कि नहीं इसको, अभी कल ही पढ़े हो जी सर। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 तथा 2 से, अरे भाई समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिला, समीकरण 1 तथा 2 से बच्चों देखेंगे कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर हम गुणा में कर दें, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों का बच्चों गुणा कर दें, एलएचएस का एलएचएस से गुणा, आरएचएस का आरएचएस से गुणा, तो कोई शर्म आने वाली बात थोड़ी है क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर में बच्चों आरएचएस का गुणा कर दो, तो भैया म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, पहले 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू में 1 अपान, ये एप्सिलॉन नॉट बाद में लिखा हुआ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही, 1 अपान में वैल्यू है 4 पाई इंटू 10, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर में 9। हल कर लो गुरुजी, इसको गुरुजी हल कर लो, 4 पाई से 4 पाई मर गया, 4 पाई से 4 पाई मर गया, बाकी कुछ नहीं मरेगा, मरने वाला है ही नहीं। इन दोनों लोगों की गलत हरकतें थी, ये दोनों लोग खत्म हो गए, समान थे ना, एक ने दूसरे को मार दिया। अब बच्चों ये मिल गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर में, ध्यान से देखना, ये 10 की घात -7 बच्चों नीचे चले जाएंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे, तो 10 की घात 9 में प्लस के साथ जुड़ जाएंगे तो 9 7 16 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आगे चल के 1 बटे में, ये 9 तो है ही, 9 गुणे, और ये जो 10 की घात 9 केवल थे, ये -7 गए तो प्लस के 16 बन गए, 1 बटे 9 गुणे 10 की घात में बच्चों 9 आ गया, 1 गुणे 10 की घात में 9 आ गया, बहुत बढ़िया, सॉरी 1 बटे 9 गुणे 10 की घात में 16 आ गया। गजब लग रहा है देखने में, सुंदर भी लग रहा है बच्चों। अगर मैं इसी को और आगे बढ़ाऊं तो म्यू नॉट, अरे सर एक बच्चों बात बताएं, मात्रक भी लिखना है, ठीक है, मात्रक भी लिखना है। वैक्यूम गलत है, अरे गलत रहने दो, वैक्यूम गलत है, क्या गलत है,
सब गलत ही तुम लोगों को लगता रहता है ना। देखो बच्चों यहां पर मात्रक भी लिखना है, मात्रक को भी लिख करके चलना है। कितने लोग मात्रक हमारे साथ लिखेंगे? यहां देखो, यहां मात्रक भी लिखिए और मात्रक का भी गुणा कराना है। बहुत बढ़िया बात रहेगी अगर मात्रक का भी गुणा कराओगे। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है जरा याद करो। देखो मैं याद कर रहा हूं, एफ बराबर बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यही होता है, यही होता है। तो एप्सिलॉन नॉट यहां भेज दो, एफ यहां भेज दो, तो कूलाम स्क्वायर प्रति, यहां देखो क्यू क्यू है ना, तो कूलाम स्क्वायर प्रति, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है एप्सिलॉन नॉट का कूलाम स्क्वायर प्रति, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन, अच्छा हिंदी में लिख दें कि सिंबल में लिखते हैं? कूलाम स्क्वायर सी से लिखते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों सिंबल में लिख दिए, मतलब प्रतीक चिन्हों में लिख दिए, कोई दिक्कत? अच्छा म्यू नॉट की विमा कितनी होती है? ये तो कल ही बताया गया था, शायद याद हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर नहीं, कितनी आई थी म्यू नॉट की विमा? कितनी आई थी भाई? सॉरी विमा कह रहे हैं, मात्रक। म्यू नॉट का मात्रक कितना आया था जरा आप लोग मुझे बता दो तो मैं आज सुन लूं। म्यू नॉट का मात्रक आप मुझे बता दें तो मैं आगे लिखूं। म्यू नॉट का मात्रक कितना होता है? कितने बच्चे को याद है? 1 शॉट बच्चों, संडे को शाम में होगा। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका बताइए जल्दी से म्यू नॉट का। बच्चों कल हम लोग पढ़े थे कि B = म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा का होता नहीं है R स्क्वायर। तो म्यू नॉट का अगर मात्रक निकालना है तो R स्क्वायर B के साथ में आ जाएगा, B R स्क्वायर बटे में आई dl, क्योंकि ये 4 पाई इन सबके मात्रक नहीं होते। तो म्यू नॉट केवल एक जगह बचा, बाकी सबको इधर भेज दिए। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? F बराबर IVL साइन थीटा में बताया गया था। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं। देखो मुझे भी याद रहता है, नहीं याद रहता, लेकिन आपको भी मैं यही हमेशा कहता हूं कि आप रटो नहीं, उसको याद रखो, ठीक है? हमेशा याद रखो। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बच्चे बता रहे हैं ना, देख लेते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, किससे निकाले थे? F बराबर IBL साइन थीटा, जिसमें आप लोगों ने IBL साइन थीटा, तो B का मात्रक चाहिए था, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इनटू में R बच्चों दूरी का मात्रक है, जिसे हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, बटे में I A का मात्रक इंटू dl 1 मीटर। अब बताओ, तो यहां पर बच्चों आप देखोगे कि ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होगा म्यू नॉट का। तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, यहां पर हम बच्चों क्या मात्रक लिख देंगे? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज गौर करेंगे, ये पूछता है बच्चों मात्रक भी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे अगर सोच रहे हो कि सर मात्रक ना बताइए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चा पार्टी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। कहां से आ गया भाई? एक सेकंड बच्चों, फिर से। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/9 × 10⁻16 मात्रक लिखिए, मात्रक जल्दी लिखिए क्योंकि इसके बाद समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी कहानी आने वाली है, कहानी आने वाली है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, तो दोनों के मात्रकों का भी गुणनफल हो रहा है। तो म्यू नॉट का मात्रक है बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, इनटू में म्यू नॉट का मात्रक ये था, फिर एप्सिलॉन नॉट का गुणा है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बच्चों जरा यहां पर गौर करो कि ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, कटा ना, न्यूटन से न्यूटन कट गया। अच्छा बच्चों कूलाम, ओ हो, अगर भैया बात करोगे कि कूलाम क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है, तो इसको C जो है, मतलब कूलाम का मात्रक क्या लिखते हैं? आवेश का मात्रक C लिखते हैं कूलाम, और ये होता है एम्पियर सेकेंड, मतलब बच्चों T से, एम्पियर सेकेंड मतलब T से, ऐसे लिखते हैं, A सेकेंड, एम्पियर को लिखते हैं, और T समय को किससे लिखते हैं? सेकेंड, S से। तो कुल मिलाकर के आगे बच्चों यहां पर मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, एम्पियर स्क्वायर तो लिखेंगे लेकिन कूलाम स्क्वायर को जो है वो एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि Q बराबर IT होता है। तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर बटे में बच्चों, क्योंकि कूलाम को हम लिख सकते हैं, बटे में एम्पियर स्क्वायर, गुणे में बच्चों ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। अब आप ही बताओ यहां पर भी बच्चों क्या हो रहा है? एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, केवल सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर बचा। ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर मिला है 1 बटे, जो बच्चों 9 × 10⁻16 था ना, वो मेरे मन में एक बात खटकने लगी, वो मेरे मन में एक बात खटकने लगी, और वो बात ऐसी खटकी कि 3 × 10⁸ हम लिख सकते हैं। ये बताइए भैया, ये 9 × 10⁻16 लिखा हुआ है, इसे हम 3 × 10⁸ लिख करके, 3 × 10⁸ लिख करके इसका वर्ग कर सकते हैं। और दोस्तों बात मत भूलिएगा, ये सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर इधर मात्रक रहेगा, सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर ये इधर मात्रक रहेगा। लेकिन दोस्त लोग ये बताइए कि 3 × 10⁸ होती क्या है?
ये क्या है हम जानते हैं। यहां बच्चों जो है C प्रकाश की चाल जिसे बोलते हो, यहां ये जो 3 गुणे 10 की घात 8 है, ये क्या है बच्चों C। 3 गुणे 10 की घात 8 ये क्या है C, जिसे क्या कहते हैं प्रकाश की चाल कहते हैं। ये कूलाम नहीं है, ये प्रकाश की चाल है। सी स्मॉल सी से लिखते हैं, कूलाम को कैपिटल सी से लिखते हैं। प्रकाश की चाल है बच्चों सी, ये प्रकाश की चाल है। अर्थात बच्चों म्यू नॉट, अर्थात बच्चों ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर में 1 में सी स्क्वायर बोलेंगे, ये 1 में सी स्क्वायर बोलेंगे। और इधर बच्चों मात्रक क्या है सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। आप ही बताओ सी स्क्वायर को अगर इधर भेजा जाए, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगर इधर आए, मात्रकों को भी इधर भेजा जाए, ध्यान से देखना बच्चों, सी स्क्वायर इधर भेजो, ये लो इधर भेज दिए, मीटर स्क्वायर भी इधर भेज दो, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इधर इसके भाग में आएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बराबर में बच्चों ये क्या मिलेगा, अब ध्यान से सुनना, ये सी स्क्वायर बराबर में, अच्छा यही बताओ, आप ही बताओ, ये सेकंड स्क्वायर क्या नीचे लिख सकते हैं? ये सेकंड स्क्वायर नीचे भी तो लिख सकते हैं। अरे चाल का ही तो मात्रक हुआ, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? चाल का मात्रक है, चाल का। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया 1 में सी है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर तो था ही, ये सेकंड स्क्वायर को सबसे नीचे भी इसके लिख सकते हैं भाई, ये पलट करके फिर से ऊपर ही पहुंच जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चाल का ही मात्रक है। तो कुल मिलाकर के इसको लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी स्क्वायर यहां ले आओ, अब सी स्क्वायर अगर यहां आ गया तो मात्रक भी इसके पास में आ गया, लेकिन मैं मात्रक लिख नहीं रहा हूं, बस मैं आप संबंध दिखाना चाहता हूं। 1 में बच्चों क्या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब अगर ये यहां आया है तो मात्रक भी इसके साथ यहां आ गया, और जो मात्रक यहां वही मात्रक यहां, अर्थात मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं मानते हो तो मैं इधर ही लिखूंगा, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ऐसा कैसे कर दिया, मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां से स्क्वायर हटाओगे, अगर स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लग जाएगा, अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। सी मतलब प्रकाश की चाल बराबर आ जाएगा 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों कारनामा कर दिखाया इन दो दोस्तों ने, जब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बने तो इन्होंने प्रकाश की चाल बना दी, इन्होंने प्रकाश की चाल की वैल्यू बना दी। ये बच्चों दोस्ती का संबंध है, इन्होंने प्रकाश की चाल हम लोगों के सामने ला करके रख दी। सर आप न्यूटन प्रति IM बताए थे, हे प्रभु ऐसा न मत करिए, हमें ऐसा न कहा करिए, गलत बताए थे ऐसा मत कहा करिए, बाकी कुछ भी कह लीजिए, है ना, क्योंकि हम ऐसा कभी करते नहीं हैं। क्योंकि मैं हमेशा से जो भी होते हैं मैं बता देता हूं कि A भी लिखते हैं I भी लिखते हैं, आप गलत जगह पढ़े हैं। मैंने हर जगह कभी भी ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैं अधिकतर धारा के लिए A यूज करता हूं, और जब कभी बताना होता है तो ये बता देता हूं कि I भी लिखते हैं। ये I जो है ज्यादातर किताबों में लिखा होता है, और किताब वाली भाषा जो पढ़ाएगा वो किताब के लिए I ज्यादा लिख देगा। चलो ये समझ में आ गया होगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया। ये बच्चों है सी प्रकाश की चाल 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहीं से प्यारे बच्चों मेरे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का प्रश्न बनता ही बनता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ये 2 अंक में भी पूछा जाता है, 2 अंक में भी पूछा जाएगा, तो आप यहीं से शुरुआत करोगे। टोटल कुछ भी गलत नहीं, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही टोटल आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है, लिखते जाना है। समझ गए? मीटर स्केल क्या होता है, मीटर ब्रिज वाला लेक्चर देख लेना, मैंने बताया है, लेक्चर भी देखा करिए। मैं बताता हूं पूरा क्लास जब आप करेंगे, है ना, जब पूरा क्लास करेंगे तो कहीं पर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। चलो एक बार रिपीट कर देता हूं बच्चों, यहां पर निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों में क्या बताना है, संबंध बताना है, रिलेशन। तो हमें जिक्र हुआ निर्वात की चुंबकशीलता का, निर्वात की विद्युतशीलता का। तो अगर निर्वात की विद्युतशीलता की बात करें तो कूलाम के नियम में कुछ ऐसा 1/4 एप्सिलॉन नॉट का जिक्र हुआ था पहले चैप्टर में, तो उसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9, जिसमें मैंने केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस पक्ष में भेजा, 9 × 10 की घात 9 इस तरफ आ जाएंगे यहां पर, तो ये इस प्रकार का बनेगा। मात्रक भी लिख दिए, कूलाम स्क्वायर प्रति, ये न्यूटन है, ये मीटर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर,
मात्रक हुआ। म्यू नॉट की वैल्यू कल ही जाने हो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और ये बच्चों प्रयोगों द्वारा की जाती है, प्रेक्षणों द्वारा की जाती है, विभिन्न मापांकों से इनका मान निर्धारित कर लिया जाता है, बार बार इनके मान बदलने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा हो कि सर म्यू नॉट का मान कैसे आया, तो वो प्रयोगों द्वारा आया है, वो प्रेक्षणों द्वारा आया, बार बार उतने की त्रुटि हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसको उन्होंने नीतांक मान करके बता दिया कि भैया ये म्यू नॉट है, एक सिंबल दे दिया और इसकी वैल्यू फिक्स कर दी। इसका मात्रक बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर है। यहां पर बच्चों हमने वैल्यू रखी, हमने क्या किया कि दोनों समीकरणों को आपस में गुणा करा दिया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की जाकर के वैल्यू रख दी, हल करना शुरू किया। आगे कैलकुलेशन का काम शुरू होता है, जो जिससे कट रहा था, चाहे मात्रा को चाहे वैल्यू हो, जो जिससे कट रहा था काट दिए। 9 × 10 की घात 16 लिखा हुआ है, ये बच्चों 3 × 10 की घात 8 इसका स्क्वायर मुझे लगा, मैंने समझा कि भैया ये तो एक प्रकाश की चाल का मान है, तो मैंने उसको रखा और यहां प्रकाश की चाल बन गई। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर के प्रकाश की चाल बना दी। यही इन दोनों दोस्तों ने एक कांड किया, ठीक है, यही इन दोनों दोस्तों ने कांड किया। कह रहे हैं सर मीटर और सेकंड कहाँ गया बाबू, यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहीं पर मीटर और सेकंड लिखा हुआ है। प्लीज इतना ना परेशान हुआ करो, आप लोगों की परेशानी और दिमाग को देख करके तो हम बहुत हिल जाते हैं कि भैया कैसे होगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है भैया, जो इसका मात्रक होगा वही अब केवल रहेगा मीटर पर सेकंड, अब मात्रक रहेगा केवल मीटर प्रति सेकंड, जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड भैया हो गया, मात्रक लिखा हुआ है, चाहे इस तरफ लिख लो चाहे इस तरफ लिख लो। यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाए तो इधर अंडर रूट लगाए, तो अब जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक, अब से स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब बच्चों बात करेंगे एक और नेक्स्ट टॉपिक की। आज एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, वैसे तो एग्जाम में प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, जो नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करने वाला ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, साथ ही साथ बच्चों इसमें भी पूछता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 2 अंक का न्यूमेरिकल बना देते हैं। क्या है, उस सूत्र से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो मैं अभी आपको थ्योरी का सूत्र बताने वाला, वृत्ताकार मतलब बायो-सेवर्ट नियम के आपको मैं अनुप्रयोग बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। बच्चों क्या, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग, नियम के उपयोग लिख लो, अनुप्रयोग लिख लो, अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, जिसमें से पहला अनुप्रयोग क्या है वो आज मैं चर्चा करने वाला हूं और वो अनुप्रयोग लिखने वाला हूं। अनुप्रयोग क्या है बच्चों, पहला है वृत्ताकार धारावाही लूप चाप, वृत्ताकार धारावाही चाप, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण, वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण, किस वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलो जल्दी से इसकी गणना कर लेते हैं। अब बच्चों ये 2 अंक में भी प्रश्न आता है, और प्रश्न 2 अंक में साथ साथ ज्यादा इसके पूछे जाने के चांसेस 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में इस सूत्र का जिक्र होना है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये बच्चों हो गया, ये हो गया ठीक है, ये चलो। तो वृत्ताकार धारावाही कोई चाप है, चलो चाप बना लेते हैं। चाप किस तरह का सर, चाप बच्चों वृत्ताकार धारावाही चाप है ये। बच्चों हम यहां पर चित्र जो भी बनाएंगे वो बड़ा करके आपको बनाएंगे, जूम करके बड़ा कर देंगे, लेकिन वास्तव में वो जूम करके बड़ा चित्र नहीं होगा, बहुत छोटे चाप के लिए। वृत्त पूरा बड़ा होता है, लेकिन इस वृत्त का ये बच्चों छोटू सा क्या है, ये एक चाप है। ये क्या है, एक छोटू सा चाप है। इसका सिरा एक बच्चों मान लो P है और एक सिरा Q है, ठीक है, छोटू सा चाप है, बहुत छोटू है, लेकिन ये चित्र बना के आपको दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ा लग रहा है। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये जूम कर दिए हम, ठीक है। इसकी लंबाई जो है बच्चों वो है डेल्टा एल या DL बोल लो, ठीक है, छोटा सा चाप है DL लंबाई का, ठीक है। इस चाप के, संपूर्ण चाप के द्वारा जिसमें I एंपियर की धारा भी प्रवाहित हो रही, इस संपूर्ण चाप के द्वारा, जो कि अगर हम पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों तो इस प्रकार का गोला बनेगा ना। इसका यहां कहीं पर बच्चों केंद्र होगा, बोलो हां, यहां कहीं पर इसका क्या होगा, केंद्र होगा, सही बोल रहे हैं ना, यहां पर इसका केंद्र होगा बच्चों O, और इसी केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ये पूरे वृत्ताकार धारावाही चाप का केंद्र O है, जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। बच्चों अगर इसकी रेडियस हम देख लें, सॉरी, इसकी अगर बच्चों हम रेडियस देखें, अगर बच्चों हम इसकी रेडियस देखें, ये R है, ये जो वृत्ताकार धारावाही चाप है, तो पूरे वृत्त की त्रिज्या जो भी है वो स्मॉल r है। ये इतना है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना लिख लिए। और इस चाप के द्वारा
वृत्ताकार चाप के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है बच्चा पार्टी, जो अंतरित ये कोण है, ये कोण जो है वो है बच्चों थीटा। वो कोण कितना है? थीटा है। इतनी बातें अब आपको लैंग्वेज में भी लिखनी पड़ेंगी। मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, माना फलाना ढमाका लिख करके। क्या बच्चों? माना एक वृत्ताकार धारावाही चाप। देखो कितना आसान है, जो माना फलाना धमाका वाली लैंग्वेज है, जैसा आप चित्र बनाओगे। मैंने क्या लिखा हेडिंग में कि वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि ऐसा ही बच्चों क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्जाम में कि वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, सूत्र प्राप्त कीजिए, निगमन कीजिए, जो भी है ऐसे लिखा रहेगा। तो बात तो स्पष्ट हो रही है। मेन भावार्थ मतलब जैसे आपको न्यूटन का नियम लिखाया जाता है कि जब किसी को धक्का लगाते तभी वस्तु चलती है, लेकिन आगे लास्ट में लिखा रहता है इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। तो जो अनभिज्ञ बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमको सर आता है, फिर कहते हैं इसे ही न्यूटन का नियम कहते हैं। आखिरी वाली लाइन याद है? जो मेन जड़ है वो तो उनको पता नहीं है। तो कहने का अर्थ है ये मेन कॉन्सेप्ट है, इनको आपको पकड़ के चलना है। बाकी आगे क्या लिख दे, व्यंजक प्राप्त कीजिए, बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से कीजिए, कुछ भी लिख दे रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब इससे। तो वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यह है वृत्ताकार धारावाही चाप। वृत्ताकार है, धारावाही है क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी लंबाई dl है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। अब वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या भी होगी जो कि स्मॉल r है। ये इतना आपको मानना पड़ेगा। वही बात लिख दो, माना एक वृत्ताकार धारावाही चाप, वृत्ताकार धारावाही चाप PQ है। वृत्ताकार धारावाही चाप PQ है जिसकी लंबाई dl, जिसकी लंबाई क्या है? dl, तथा जिसकी लंबाई dl है, तथा जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। I एम्पियर की क्या? धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत बढ़िया। और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। वृत्ताकार चाप की त्रिज्या PQ, वृत्ताकार चाप की त्रिज्या PQ तथा वृत्ताकार चाप की त्रिज्या वृत्ताकार चाप की त्रिज्या R है ना, स्मॉल r, तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? थीटा। इतनी बातें पूरी लिख दी, पूरी चित्र वाली ही बात लिख दीजिए, है ना, पूरी चित्र वाली ही बात। अरे टारगेट बोर्ड हटा ही देंगे तो अब क्या ही हो जाएगा, पूरी तो क्लास चल गई है। ठीक है बच्चों, इसकी गणना करते हैं। प्रयोग किसका कर रहे हैं? अनुप्रयोग। बायो-सेवर्ट के नियम से ही हम यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बायो-सेवर्ट नियम से हल करते हैं कि बायो-सेवर्ट सर का नियम क्या कहता है। बायो-सेवर्ट सर का नियम कहता है बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है बच्चा पार्टी? बायो-सेवर्ट का नियम कहता है dB = μ0 अपान में 4 पाई I dl sin थीटा अपान में r²। यही तो कहते हैं, यही तो होता है। लेकिन बच्चों जरा यहां पर ये बताओगे, यहां पर एक चीज की चर्चा मुझे करके बताओगे कि यहां थीटा बराबर कितना है? बच्चों जब भी थीटा निकालना होगा तो थीटा आपको बताया गया था कि धारावाही जो चालक है, ये धारावाही चालक है ना, यही तो है धारावाही चाप। ये धारावाही चाप है कौन सा? PQ है। ये धारावाही चाप क्या है बच्चों? PQ है, सबको पता है। ये धारावाही चाप क्या है? PQ है। और धारावाही चाप PQ जो कि मुड़ा हुआ है, तो इसके सूक्ष्मखंड dl लंबाई चाहे जहां कहीं भी हो, चाहे जहां कहीं भी लंबाई के कारण मान लो बच्चों इसी जगह या इसी जगह मान लो, इस लंबाई के कारण ये यहां पर क्या खींचोगे? स्पर्श रेखा। ये भाई इस जगह पर मुड़ रही है, इस जगह पर ये मुड़ रही है, ठीक है, तार मुड़ रहा है। तो इस लंबाई के अनुदिश यहां पर छोटी सी लंबाई, एक छोटी सी लंबाई मान लो, इस लंबाई के अनुदिश आपने क्या खींचा है? एक स्पर्श रेखा खींची है जो कि लंबाई किसके लिए है? dl वेक्टर है। इस सूक्ष्मखंड चाप के लिए कहीं से भी बच्चों, यहां भी आप स्पर्श रेखा खींच सकते हो, यहां से भी आप इसको मिला सकते हो, जो भी कर सकते हो, कहीं से भी इस कार्य को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सूक्ष्मखंड dl लंबाई और ये मिलाने वाली केंद्र से रेखा जो r है, किसी भी वर्तखंड के चाप किसी से भी लोगे तो ये जो एंगल है बच्चों,
ये 90 डिग्री का है। इस थीटा पर नहीं जाना ना, ये कोण थीटा नहीं बताना, ये बच्चों बताना होता है भैया डीएल वेक्टर। अरे भैया बायो सेवर्ट के नियम से पहले पेज में आओ, ये यहां पर बताए थे कि भैया ये डीएल जो भी चाप होगा, यहां सीधी रेखा थी तो ये सीधी रेखा डीएल, और इसके द्वारा और ये पी बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा आर के बीच बना कोण ये थीटा है। वैसे ही बच्चों यहां भी आप जो प्रयोग कर रहे हो, ये डीएल और आर के बीच बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो यहां थीटा बराबर जो बच्चा पार्टी है वो 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तब क्या हो जाएगा डीएल लंबाई के कारण, तब डीएल चाप के कारण, डीएल चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब टोटल निकाल रहे हैं तो आप बी से रिप्रेजेंट करोगे, बी बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन जो बच्चों थीटा था वो साइन 90 डिग्री बटे में आर स्क्वायर, बटे में आर स्क्वायर, ये लिखती है, इतना पूरा लिखा ही हुआ है, बस साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती बच्चों, तो बी बराबर मिल गया म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल अपान में आर स्क्वायर। यहां पर एक गणना और आप करके बता सकते हो, यहां डीएल बच्चों क्या है, चाप है, चाप बराबर होता है या कह लो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर बच्चों क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। क्या होगा, कोण की वैल्यू यहां थीटा है, ये वाला कोण की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले कोण बराबर ये चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप की वैल्यू है बच्चों डीएल बटे त्रिज्या कितनी है आर। अगर यहां से बच्चों हम डीएल की वैल्यू निकालें, डीएल बराबर तो आर इंटू क्या होगा, थीटा होगा, या कह लो थीटा इंटू आर होगा, थीटा इंटू क्या होगा, आर होगा। अगर ये वैल्यू हम यहां पर रखें तो बी बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई बच्चों, और आई इंटू डीएल की वैल्यू कितना, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर बटे में ये आर स्क्वायर। तो ये बच्चों आर स्क्वायर जो है इससे एक आर कैंसिल आउट, टोटल हो गया। ये वैल्यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी बराबर आ जाएगी म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर और इंटू का ये थीटा। ये प्यारे बच्चों इतना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इतना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इतना टेस्ला। ये हो गया प्यारे बच्चों चाप का सूत्र, ये हो गया चाप का सूत्र, ठीक है। मतलब वृत्ताकार धारावाही अगर कोई चाप है तो इसके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट नियम से, बायो सेवर्ट नियम ये है, अब कोई एक अनंत लंबाई का चालक नहीं है, ये तो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा अगर कोई चाप जैसा हो तब आप कैसे बताओगे, तो हमने चाप लिया, लंबाई डीएल है, धारा आई प्रवाहित हो रही है, ये चाप जो है केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, और इसी केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र भी बताना है। कहां बताना है, केंद्र पर। तो केंद्र पर क्या आया, हल करने पर ये रहा। अब कोण वो वृत्ताकार धारावाही चाप अगर बच्चों अर्धवृत्त हो जाए तो केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए 180 डिग्री, फिर थीटा कितना 180 डिग्री होगा अर्धवृत्त में, 180 रख के हल कर लीजिए, 2 पाई होगा, 2 पाई से कुछ काट दीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के इससे आप अर्धवृत्त पूरे वृत्त के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कई सारे तरीकों से आप हल कर सकते हो। ये चीज हो गई, डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आई बात। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल से मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना करके, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखता हूं, और संडे को याद रखिएगा 1 शॉट है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, और पूरी एनर्जी लेकर के रहेंगे शायद, है ना, कि हम पूरी क्लास जो है 5 घंटे 4 घंटे कर पाए। वैसे 5-6 दिन कमजोरी रहती है ब्लड डोनेट के बाद, लेकिन 5-6 दिन क्या 10-15 दिन लग जाते हैं रिकवर करते करते। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो क्लास हो बड़ी दमदार हो, जितना लंबा खींच सकेंगे खींचेंगे, और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चैप्टर 2 के 1 शॉट लेक्चर में आप सभी का इंतजार करूंगा संडे को शाम के, लेकिन कल तो अभी इसी चैप्टर का लेक्चर होगा। कल हम बताएंगे आपको कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, अगर आवेश गति कर रहा हो तो उसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। इन सब बातों पर कल चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी लोग मस्त रहें, मस्त होकर के पढ़ाई करते रहें, और खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।